गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कृष्ण यादव, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मोनोहैलो एल्केन यौगिकों का नामकरण। मोनोहैलो एल्केन यौगिक का नामकरण दो प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला पढ़ेंगे अपन सामान्य नामकरण। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? सामान्य नामकरण। इसके बाद अपन पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य नामकरण की। किसकी? सामान्य नामकरण की। नामकरण तो देखिए, सामान्य नामकरण में क्या होता है? सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले किसका? एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और उसके बाद हैलाइड का नाम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। क्या नाम होगा? एल्किल हैलाइड। तो मोनोहैलो एल्केन का जब सामान्य नाम लिखें तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? एल्किल समूह का। और उसके बाद अपन किसका नाम लिखेंगे? हैलाइड का। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? हैलाइड का नाम लिखेंगे। ओके, अब देखिए एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं। जैसे CH3 और ये क्या लिख दिया मैंने? Br। तो यहाँ पे एल्किल समूह कौन है? CH3। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। और Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा? मेथिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे हैलाइड तो अपन देखें तो कौन हो सकता है? F होगा। तो क्या बोलोगे आप इसे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे F होता है तो आप क्या कहोगे इसे? फ्लोरीन। और Cl होता है तो इसे आप क्या कहोगे? क्लोरीन। और Br होता है तो क्या कहोगे? ब्रोमीन। और I होता है तो क्या कहोगे? आयोडीन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसका नामकरण सबसे पहले बताया जाएगा कि एल्किल समूह का क्या क्या नाम होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्किल समूह की। एल्किल समूह क्या होते हैं? तो देखिए, एल्किल समूह, एल्किल समूह। तो यहाँ पे एल्किल समूह कैसे बनता है? जब एल्केन में से हाइड्रोजन को अपन क्या कर दे? हटा दे। तो क्या प्राप्त होगी? एल्किल। क्या प्राप्त होगी? एल्किल। जब एल्केन में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। तो क्या प्राप्त होगी? एल्किल। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। जैसे CH4 क्या है? मेथेन। एल्केन है, एक कार्बन है, मेथ प्लस एन, क्या हो गया? मेथेन। अब इसमें से यदि एक हाइड्रोजन हटा दे तो क्या प्राप्त होगा? CH3। तो इसे अपन क्या कहेंगे? एल्किल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये मेथिल। क्या नाम होगा इसका? मेथिल। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है। जैसे CH3 CH2, सॉरी पहले CH3 बना लो। CH3 और यहां से यदि एक हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बनेगा? CH3 CH2, यानी एक हाइड्रोजन क्या हो गया? हट गया। तो इसे तो अपन क्या कहते हैं? एथेन। क्या कहेंगे? एथेन। दो कार्बन है, एथ प्लस एन, क्या हो जाएगा? एथेन। और इसे अपन क्या कहेंगे? एथिल। क्या कहेंगे? एथिल। तो इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि एल्केन में से यदि अपन हाइड्रोजन हटाते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्किल का। तो एल्किल का निर्माण किससे हुआ? एल्कीन से। अब कुछ एल्किल समूह उसके नाम में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो उनको अपन किस प्रकार से पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है CH3, तो आप इसे क्या कहोगे? मेथिल। क्या कहोगे? मेथिल। क्या नाम होगा इसका? मेथिल। क्लियर। इसी प्रकार यदि अपन बात करें CH3
CH2, ओके। इसे आप क्या कहोगे? एथिल। क्या कहोगे? एथिल, ठीक है। इसी प्रकार CH3, CH2, CH2, इसे क्या कहेंगे अपन? एन प्रोपिल। एन प्रोपिल। यहां पे जो स्मॉल एन लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है? नॉर्मल, यानी सामान्य श्रृंखला है, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे? एन प्रोपिल। क्योंकि इस यौगिक को अपन इस प्रकार भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहां देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5, 5 और 2 7। इसके अंदर भी कार्बन कितने हैं? 3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7। तो दोनों के अंदर C3H7 है। क्लियर? तो अणुसूत्र तो दोनों का एक समान हो गया, लेकिन यहां इनकी संरचना देखें तो संरचना क्या है? अलग अलग है। क्लियर? तो इससे आप क्या कहोगे? तो किसी भी यौगिक की श्रृंखला के ऊपर यदि आपकी श्रृंखला में किनारे के ऊपर ऐसा समूह आता है तो आप इसे क्या कहोगे? आइसो। इसकी स्थिति को दर्शाने के लिए क्या लगाया जाता है? आइसो। क्या बोलोगे इसे? आइसो। किनारे के ऊपर ऐसा समूह दिखता है तो आप इसे क्या कहोगे? आइसो। और कितने यहाँ कार्बन? 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल। और इसका नाम क्या होगा? एन प्रोपिल। क्या होगा? एन प्रोपिल। इसी प्रकार आगे अगर अपन बात करें, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2। क्लियर? अब बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन। सबसे पहले सीधी श्रृंखला, सामान्य श्रृंखला, उसके लिए क्या लगाओगे आप? एन। कार्बन कितने इसमें? 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटिल। क्या बोलोगे इसे? एन ब्यूटिल। अब ये यौगिक अपन लिखे तो इस प्रकार से भी तो इसको लिख सकते हैं, जैसे CH3, CH3 और ये CH2, CH3, CH, CH3 और CH2। अब यहां पे देखिए दोनों का अणुसूत्र क्या है? एक समान है। कार्बन कितने इसमें? 4, और यहां पे भी कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने इसमें? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। इसमें कितने हाइड्रोजन? 3 और 3 6, 6 2 8 और 1 9। अणुसूत्र दोनों का क्या है? एक समान है, लेकिन नाम क्या होगा? चेंज, क्योंकि इनकी श्रृंखलाएं क्या है? अलग अलग है। श्रृंखलाएं क्या है? अलग है। ये नॉर्मल है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटिल। क्या नाम हो गया? एन ब्यूटिल। और मैंने बताया था किसी भी यौगिक के किनारे के ऊपर यदि ऐसा समूह दिख जाता है तो आप उसे क्या कहोगे? आइसो। क्या कहोगे? आइसो। तो इसका क्या हो जाएगा स्थिति को दर्शाने के लिए? आइसो। और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। क्या नाम होगा इसका? आइसो ब्यूटिल। क्लियर? इसी प्रकार इसको यदि अपन चेंज करके लिखें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं CH3, CH2, CH, CH3। अब देखिए ये किनारे पे नहीं है क्योंकि इधर और भी समूह जुड़े हुए हैं, तो इससे अपन आइसो नहीं बोलेंगे। लेकिन ध्यान दें, पीछे वाले वीडियो मैंने आपको जरूर बताया होगा, जैसे CH2 होता है वहां पे अपन क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। CH के साथ कोई समूह जुड़ा होता है तब वहां पे अपन क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। और C के साथ यदि कोई समूह जुड़ा होता है वहां पे आप क्या बोलते हो? 3 डिग्री। तो ध्यान दें, यहाँ पे CH2 के साथ तो अपन क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या हाइड्रोजन, और यहाँ पे यदि CH के साथ जुड़ जाए तब आप इसे क्या कहोगे? 2 डिग्री, और C के साथ जुड़ता है तो 3 डिग्री। तो यहाँ पे CH के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा यौगिक होगा? द्वितीयक। तो यहाँ पे इसकी सेकेंडरी भी लिख सकते हो, ठीक है, या द्वितीयक भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अपन ने लिखा जैसे द्वितीयक, और यहां पे कितने कार्बन है? 4, तो क्या नाम हो जाएगा? द्वितीयक ब्यूटिल, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी ब्यूटिल। क्लियर? इसी प्रकार अपन अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और ये CH2। बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, इसके लिए आप क्या बोलोगे? इसे नॉर्मल,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन नॉर्मल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एन पेंटिल। क्या नाम होगा इसका? एन पेंटिल। ओके, अब यहां पे अपन इसको चेंज करके लिखें तो CH3 CH CH3 CH2 CH2। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 कितने हो गए? 9 और 9 और 2 11। ठीक है, इसमें भी देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। अणुसूत्र दोनों का क्या है? एक समान है, लेकिन श्रृंखला क्या है? चेंज है। ये नॉर्मल है, और यहां पे से आप क्या कहोगे? किनारे के ऊपर आ रहा है तो क्या कहोगे? स्थिति को आइसो। क्या कहोगे? आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? आइसो। और कितने कार्बन इसमें टोटल? 5, तो आप इसे क्या कहोगे? आइसो पेंटिल। क्या नाम होगा इसका? आइसो पेंटिल। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपन इसको चेंज करके लिखें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH और ये CH3। कार्बन देखो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11। सेम है। इससे अपन क्या कहेंगे? ये भी किनारे पे नहीं है, क्योंकि इधर भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहां पे ये मतलब कुछ भी जुड़ सकता है, लेकिन ये कौन सा है? 2 डिग्री है। कौन सा है? 2 डिग्री। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? द्वितीयक। अब कितने कार्बन इसमें? 5, तो आप इसे क्या कहोगे? द्वितीयक पेंटिल। क्या कहोगे? द्वितीयक पेंटिल। अब इसको मैं चेंज करके लिखूं तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं जैसे CH3 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 और ये CH2। क्लियर? यहां पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 3 2 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 2 11। बिल्कुल अणुसूत्र सेम है C5H11। अब इस स्थिति में होता है तो इसे आप क्या बोलते हो? नियो। क्या कहोगे? नियो पेंटिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटिल। क्लियर? इसके बाद अपन इसको चेंज करके लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH3। ठीक है, तो कार्बन 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। अणुसूत्र वही क्या है? सेम आ रहा है, लेकिन श्रृंखला क्या हो गई? चेंज। इसलिए ध्यान दे, कार्बन के साथ कौन सा होगा? 3 डिग्री। तो इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे? तृतीयक। क्या कहेंगे? तृतीयक। अब कितने कार्बन इसमें? 5, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? तृतीयक पेंटिल। तृतीयक पेंटिल। क्लियर? क्या नाम हो गया इसका? तृतीयक पेंटिल। ओके, आगे अपन ने ऐसे यौगिक भी देखे थे CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। ये 2 यौगिक अपन ने देखे थे वर्गीकरण के अंतर्गत, जिसमें एक तो था एलिलिक हैलाइड और एक था वाइनिलिक हैलाइड। अब वाइनिलिक हैलाइड की अगर अपन बात करें तो ये यौगिक कौन सा है? वाइनिलिक हैलाइड। ओके, अब इस समूह को अपन क्या कहेंगे? वाइनिलिक। क्या कहेंगे? वाइनिलिक। और ऐसा अपन ने देखा था एलिलिक में। किसमें? एलिलिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एलिलिक।
ठीक है, और एलाइड जुड़ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एलिलिक एलाइड। ओके, तो इस समूह को आप क्या कहोगे? एलिलिक, और इसको अपन क्या कहेंगे? वाइनिलिक। क्या कहेंगे? वाइनिलिक। तो ये हो गया एल्किल समूह का नाम, यानी एल्किल समूह को पहचान के अपन बता सकते हैं कि ये एल्किल समूह इस प्रकार का है, और उनके नाम के अंत में अपन क्या लगाएंगे? हैलाइड। और हैलाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, और आयोडीन होगा तो आयोडाइड। क्लियर? अब अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे CH3CH2Cl, तो इसका नाम क्या होगा? तो यहां पे मैंने आपको सिखा दिया है एल्किल समूह का नाम किस प्रकार से करते हैं। तो ये तो क्या हो गया? 2 कार्बन वाला है, इसे आप क्या कहोगे? एथिल। क्या कहोगे? एथिल। और यहां पे इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? Cl, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से अपन इनका सामान्य नामकरण कर सकते हैं। ये हो गया सामान्य नामकरण। ठीक है, इसके अपन एक टेबल बना रखी है, उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे एग्जाम्पल बता दूंगा। ओके, इसी प्रकार अपन बात करते हैं IUPAC नामकरण। इसकी IUPAC नामकरण, ध्यान देना, IUPAC नामकरण कैसे करेंगे? तो देखिए, IUPAC नामकरण, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार उदाहरण लिख देगा और कहेगा इसका IUPAC नाम बताइए। तो इसका IUPAC नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे IUPAC नामकरण के अंतर्गत अपन ध्यान रखें कि हैलोजन है, और हैलोजन किसके रूप में काम में आता है? प्रतिस्थापी के रूप में। किसके रूप में? प्रतिस्थापी के रूप में। और प्रतिस्थापी का काम में क्या लेते हैं अपन? पूर्व लगन। क्या काम में लेते हैं? पूर्व लगन। क्लियर है? अब ये प्रतिस्थापी कहाँ पे जुड़ा हुआ है? उनके नंबर के आधार पर उसकी स्थिति अपने को बतानी पड़ेगी कि किस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो अपने को नंबरिंग करनी पड़ेगी। और पूर्व लगन है, प्रतिस्थापी का पूर्व लगन है, वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रतिस्थापी हैलोजन है, इसका पूर्व लगन क्या होता है? हेलो। क्या होता है? हेलो। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे? हेलो। और इसकी स्थिति कितने नंबर कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है? 2 नंबर के साथ जुड़ा है तो अपन क्या लिखेंगे? 2। 3 के साथ जुड़ा तो अपन क्या लिखेंगे? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हेलो लिखोगे। क्या लिखोगे? हेलो। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है उनको अपन नोट करेंगे। और फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलगन, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? एन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। तो इसका मोस्टली अपन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसका नाम लिखोगे तो क्या करोगे? हेलो एल्केन। तो इसका IUPAC नाम क्या होता है? एल्किल एलाइड का, तो आप क्या बताओगे? हेलो एल्केन। क्या नाम बताओगे? हेलो एल्केन। अब यहाँ पे हेलो का मतलब क्या हुआ? यदि फ्लोरीन आ रहा है तो आप क्या कहोगे वहां पे? फ्लोरो। यदि क्लोरीन आ रहा है तब आप क्या कहोगे? क्लोरो। और यदि ब्रोमीन आ रहा है तब आप क्या कहोगे? ब्रोमो। और यदि आयोडीन आ रहा है तब आप क्या कहोगे? आइडो। यानी इनके नाम के अंत में क्या लगाओगे? ओ। क्या लगाओगे? ओ। तो फ्लोरीन है तो क्या कहोगे आप इसे? फ्लोरो। क्लोरीन है तो आप क्या कहोगे? क्लोरो। ब्रोमीन है तो आप क्या कहोगे? ब्रोमो। और आयोडीन है तो आप क्या कहोगे? आइडो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दें, जैसा कि CH3 CHCl CH3 ओके। अब यहां पे अपन दोनों नाम चेक करेंगे, इसके सामान्य नाम भी और IUPAC नाम भी। तो इस उदाहरण से अपन सामान्य और IUPAC दोनों के बारे में बातें करेंगे। तो देखिए, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यानी इस यौगिक को मैं घुमा के ऐसा लिख सकता हूं क्या? CH3CH CH3Cl लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है? 2 के साथ। कौन कौन से हैं? CH3 तो यहां पे भी ध्यान दे कि ये हैलोजन इस CH के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कितने के साथ? 2 एल्किल समूह के साथ। मतलब कोई चेंज नहीं है, सेम यही है। यस या नो? ओके। अब इसमें भी क्या होता है?
कि इसके अंतर्गत अपन देखें तो मैंने आपको कहा था कि जब इसका सामान्य नामकरण करेंगे, कौन सा नामकरण है? सामान्य नामकरण। तो सामान्य नामकरण में मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? एल्किल समूह का। किसका नाम लिखोगे? एल्किल समूह का। और एल्किल समूह यहां पे क्या है तो आप ध्यान दें, मैंने बताया था किनारे के ऊपर ऐसा समूह आता है तो उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी। कौन है? आइसो। और कितने कार्बन इसमें? 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। तो यहां पे एल्किल समूह का नाम क्या होगा? आइसो। और ये क्या हो गया? प्रोपिल। आइसोप्रोपिल। अब इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो यहां पे कौन जुड़ा है? Cl। Cl का नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। तो अपन ने क्या था? एल्किल। सामान्य नाम में क्या करते हैं? सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं और उसके बाद क्या करेंगे? तो ये क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। क्या हो गया? एल्किल हैलाइड सामान्य नाम। ये सिखाया था मैंने आपको। तो यहां पे अपन किसका नाम लिखेंगे? हैलाइड। हैलाइड कौन है यहाँ पे? क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या बताया था मैंने? क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नामकरण। कौन सा? IUPAC नामकरण। तो ध्यान दे इसका IUPAC नामकरण क्या होगा। तो देखिए अपना उदाहरण है ये CH3 CHCl CH3। चाहे अपन इसको U भी लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पे CH3 और ये Cl। सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला यही होगी। ओके, फिर नंबरिंग 1 2 3। तो देखिए कितने नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 2 के साथ। तो मैंने IUPAC नामकरण में आपको बताया था कि हैलोजन की स्थिति को बताना पड़ेगा किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 नंबर के साथ। ओके, और मैंने IUPAC में आपको क्या कहा था? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यानी कि IUPAC नामकरण क्या होता है? हेलो एल्केन। क्या होता है? हेलो एल्केन। अब हेलो कौन है यहाँ पे? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए मैंने क्या बताया था आपको? क्लोरो। क्या बताया था? क्लोरो। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। कितने कार्बन इसके अंदर? 3। सिंगल बॉन्ड है प्रत्येक के अंदर। तो 3 के लिए अपन क्या यूज करते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड होते क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है? इसी प्रकार एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। देखिए जैसा कि CH3 CH3 CH2 और ये क्या हो गया? Cl। क्लियर? अब इस कंडीशन में अपन देखें तो सबसे पहले आपको बताना है इसका सामान्य नाम, उसके बाद आपको बताना है IUPAC। सामान्य नाम का अपन ने क्या फॉर्मूला बताया था? सबसे पहले किसका नाम लिखोगे आप? एल्किल समूह का। और उसके बाद आप क्या लगाओगे? हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड। IUPAC में मैंने क्या बताया? सबसे पहले हेलो और उसके बाद एल्केन। और हेलो की यानी हैलोजन की स्थिति को भी अपन को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो देखिए मैं सामान्य नाम बता रहा हूं। जहां पे कार्बन कितने हैं? 4 है। अब ब्यूटिल है। कौन सा ब्यूटिल है? तो देखिए किनारे के ऊपर ऐसा समूह आता है तो अब आपने क्या कहेंगे इसे? आइसो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आइसो ब्यूटिल। कौन सा है? आइसो ब्यूटिल। तो एल्किल समूह का नाम तो क्या हो गया यहां पे? आइसो। और कितने कार्बन है? 4। तो आइसो ब्यूटिल। क्लियर? उसके बाद कौन है? Cl। और यहां पे हैलोजन के लिए अपन क्या बोलते हैं? हैलाइड। तो यहां पे Cl को क्या बोलोगे आप? क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम होगा सामान्य इसका? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ओके, अब अपन बात करते हैं IUPAC नामकरण। वही सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, नंबरिंग की 2 कंडीशन है। इधर से करते हैं तो देखो 2 और 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है।
ओके, और इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो किस किस पे आ रहा है, 1 पे और 2 पे, तो नंबरिंग सही कौन सी होगी, ऊपर वाले, नीचे वाली नंबरिंग क्या अपनी गलत है। ओके, अब यहां पे देखें प्रतिस्थापी भी कितने हैं यहां पे, 2। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला, तो ये तो क्या आ गया क्लोरो सी, और ये क्या हो गया मेथिल एम, जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो यहां पे क्या नाम होगा इसका, तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले हेलो, तो यहां पे कौन है, तो देखिए 1 क्लोरो, ओके, 2 मैथिल, यानी कि हैलोजन के अलावा अन्य प्रतिस्थापी यहां पे कौन है, मैथिल। तो 1 क्लोरो 2 मैथिल, कितने कार्बन इसमें, 3, 3 के लिए आप क्या यूज करते हो, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, क्या नाम होगा, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, जबकि इसका सामान्य नाम क्या था, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ओके, तो ये है सामान्य और आईपीएससी नामकरण। ठीक है, अब देखो अपन ने यहां पे टेबल के जरिए आपको समझाया है, तो समझने की कोशिश करना। देखिए मोनोहेलो एल्केनो या एल्किल हैलाइड का नामकरण, और नामकरण में सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, सामान्य। तो सामान्य नामकरण के लिए अपन क्या नाम दिया था इनको, एल्किल हैलाइड। क्लियर। अब यहां पे देखो CH3 क्या कहोगे, मैथिल, CH3 CH2 क्या कहोगे, एथिल, सीधी श्रृंखला है एन प्रोपिल, और यहां पे इसे आप क्या कहोगे, आइसोप्रोपिल, CH3 CH2 CH2 CH2, इसे आप क्या कहोगे, एन ब्यूटिल। क्लियर। तो अपना यहां से टॉपिक स्टार्ट है आज का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम न आए। ठीक है, अगला पेज, हाँ जी देखना, CH3 CH2 CH CH3 2 डिग्री हो गया, इसे आप क्या कहोगे, द्वितीयक ब्यूटिल, इसे आप क्या कहोगे, CH3 CH3, CR है इसका मतलब कौन सा हो गया, तृतीयक, तो क्या हो गया तृतीयक ब्यूटिल, CH3 CH2 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 CH2, नॉर्मल आ गए सीधा है, तो क्या कहोगे, एन पेंटिल। अब यहाँ पे C यानी कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन हो गए, इसका मतलब इसे क्या कहोगे, नियो पेंटिल, CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइलिक, ठीक है, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इसे आप क्या कहोगे, एलिलिक। क्लियर है, ये चीज मैंने आपको समझा दी है पूरी। अब उसके बाद आईपीएससी नामकरण। आईपीएससी में क्या था कि इस पद्धति में मोनो एल्केन का नाम लिखते समय हैलोजन परमाणु को उसकी स्थिति के साथ पहले प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है। तब देखो इसका आईपीएससी नाम क्या बताया इसने, हेलो एल्केन। क्या लिखना अपने को, हेलो एल्केन। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ यौगिक दिए हुए हैं जिनके सामान्य नाम भी और आईपीएससी नाम भी है। ठीक है, तो ये आप खुद इनके सामान्य और आईपीएससी नाम लिखे जो मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का भी। ओके, इसके बाद अगला पेज, सेम वही, इधर कौन, टर्सरी, तृतीयक है इसका मतलब। ओके, ये सामान्य नाम और ये कौन से हैं, आईपीएससी। आप सारा का सारा लिखें। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ध्यान दें, एन का मतलब नॉर्मल, इसका मतलब टर्सरी, इसका मतलब सेकेंडरी, इसका मतलब आइसो, इसका मतलब नियो।
अब देखिए इसमें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका मतलब देखो इधर से अपन नंबरिंग करेंगे 1 2, तो ये नंबरिंग अपनी क्या होगी, सही होगी, क्योंकि एक नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, एक पे कौन है, प्रतिस्थापी है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, IPSC चेक करना इसका, 1 क्लोरो एथीन, एक नंबर अपन लिखे तो भी ठीक है, न लिखे तो भी अपना सही है। कोई कहेगी सर मैं इसका नाम 1 क्लोरो एथीन लिखता हूं तो गलत है क्या, नहीं, ये भी आपका क्या है, सही है। अब इधर देखो नंबरिंग अपन करें तो देखो 1 2 3, एक नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, और इधर से अपन नंबरिंग करें 1 2 3, तो एक नंबर पे कौन आ रहा है, द्विबंध आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, द्विबंध वाली साइड से नंबरिंग क्या होगी, सही मानी जाएगी। तो देखो मैंने नोट लगा के नीचे लिखा है, द्विबंध युक्त हैलो यौगिकों का क्रमांकन करते समय यह ध्यान रखते हैं कि द्विबंध व हैलोजन परमाणु समान स्थिति पर आते हैं, तो अपन नंबरिंग कौन सी साइड से सही मानी जाएगी, द्विबंध को प्राथमिकता देंगे। अब देखो जैसे नीचे उदाहरण दे दिया अपन ने 1 2 3 4, ओके, एक नंबर पे है प्रतिस्थापी, और इधर से करते हैं तो द्विबंध क्या है, एक नंबर पे है, तो अपन कौन सी सही मानेंगे, द्विबंध वाली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, कितने कार्बन है इसमें, 4, 4 क्लोरो ब्यूट प्लस इन, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, इन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 क्लोरो ब्यूटीन, क्या नाम होगा, 4 क्लोरो ब्यूटीन। क्लियर, ये था अपना नामकरण टॉपिक, सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण। अब अपन बात करते हैं हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, ध्यान दे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति के बारे में। CX आबंध की प्रकृति, यानी कि यहां पे कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध है इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। अब इस C का मतलब तो होता है क्या, कार्बन, क्या है, कार्बन, और इस X का मतलब क्या है, हैलोजन, क्या है, हैलोजन। ध्यान से समझना इस चीज को, इस C का मतलब तो क्या हो गया, कार्बन, और इस X का मतलब क्या हो गया, हैलोजन, और यहां X बराबर क्या हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि ये जो हैलोजन है वो किसके साथ जुड़े होते हैं, कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे अपन उदाहरण लिखें CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जहां पे कार्बन भी और कौन है, हैलोजन भी है। अब इसमें हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान कार्बन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, कार्बन की तुलना में क्या होता है, अधिक। तो देखना इधर, कार्बन, हैलोजन, ठीक है, तो हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान और इधर कार्बन की विद्युत ऋणता का मान, देखिए तो किसका ज्यादा होता है, हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान क्या है, ज्यादा है। तो देखिए यहां पे विद्युत ऋणता के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक टेबल है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, इसकी विद्युत ऋणता होती है लगभग 2.1, इसमें 1.1 कम कर दो, इसकी होती है लगभग 1.0 यानी 1, और इसकी होती है 0.9, क्लियर। अब इधर अपन 0.5 ऐड कर दो, इसकी होती है 1.5, 2.0, और इसकी होती है 2.5, और इसकी होती है 3.0, इसकी होती है 3.5, और इसकी 4.0। यहाँ पे अपन देखिए इसमें 0.3 ऐड कर दो तो इसकी होती है लगभग 1.2, 1.5,
1.8 और यहाँ पे 2.1 और इसकी होती है 2.4 और यहाँ पे डबल ऐड कर देना तो 3.0। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा En का मान होता है वो किसका होता है? फ्लोरीन का। और कितना होता है वो? 4.0। ओके। कार्बन का लगभग कितना है यहाँ पे? 2.5। तो इसका मतलब क्या स्पष्ट हुआ कि हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान कार्बन की तुलना में क्या होता है? उच्च होता है, जिसके कारण अब यहां पे En का मतलब क्या हो गया? विद्युत ऋणता का मान ज्यादा है। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? विद्युत ऋणता का मतलब यह है कि इनमें कार्बन और हैलोजन के बीच में जो ये बंध है ना, इस बंध को कौन अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वही इस साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो यहां पे जिसका En का मान अधिक होगा वही क्या करेगा? इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो किसका ज्यादा? इसमें अपने देख लिया, जहां पे हैलोजन का क्या होता है? अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बंध के इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे? हैलोजन की तरफ जाएंगे, जिसके कारण हैलोजन के ऊपर तो आंशिक क्या जाएगा? ऋणावेश, और कार्बन के ऊपर आंशिक क्या जाएगा? धनावेश। ओके। हैलोजन के ऊपर तो क्या आ गया? आंशिक ऋणावेश, और कार्बन के ऊपर क्या रहा है? आंशिक धनावेश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये CX बंध है वो कैसा हो गया? ध्रुवीय हो गया। कैसा बंध है? ध्रुवीय बंध है। कार्बन हैलोजन के बीच में जो बंध पाया जाता है वो बंध कैसा है? ध्रुवीय बंध है। कैसा बंध है? ध्रुवीय बंध। क्लियर? अब अपन बात करते हैं। अपन ने देखा कि यहां पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, और हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। इसका मतलब प्लस माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे आवेश होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला सभी जानते हैं, म्यू बराबर क्या होता है? Q इंटू डी। Q का मतलब क्या हो गया? यहां पे चार्ज। Q का मतलब क्या है? यहां पे चार्ज। और D का मतलब क्या हो गया? इसका डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। ओके। अब इस कंडीशन में अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, CX बंध मैंने आपको कैसा बताया कि जो CX बंध होता है वो कैसा हो गया? ध्रुवीय हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। अब यहां से अपन क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, CX बंध लंबाई कार्बन हैलोजन, क्योंकि हैलोजन यहां क्या है? अलग अलग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ध्यान दें, यहां पे ये क्या है? कार्बन है। ओके। और ये कौन है? क्लोरीन। और ये क्या है? इसकी नाभिक है। तो यहां पे क्या होगा? इसे आप क्या कहोगे? अंतरानाभिकीय दूरी। क्या कहोगे? अंतरानाभिकीय दूरी। क्लियर? अब इस अंतरानाभिकीय दूरी यानी कि माना फ्लोरीन की ये है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब इसके अंतरानाभिकीय दूरी भी क्या हो गई? बढ़ गई है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं किसकी? ब्रोमीन। ब्रोमीन का आकार क्लोरीन से भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसकी भी अंतरानाभिकीय दूरी और ज्यादा होगी। तो यहां पे अपन देखें, कार्बन तो सभी के लिए क्या होगा? सेम होगा। माना कि फ्लोरीन के लिए CF, ये किसके लिए? CCl, और ये किसके लिए? CBr। इसी प्रकार आयोडीन की अगर अपन बात करें तो इसका और भी ज्यादा क्या होगा? अंतरानाभिकीय दूरी क्या होगी? अधिक होगी। तो यहां पे ये किसके लिए आ गया? Ci। तो यहां पे CX आबंध लंबाई है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? Ci की। किसकी होगी? Ci की। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आबंध लंबाई का? तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? Ci की। क्लियर? अब इसके बाद अपन बात करते हैं CX बंध वियोजन एंथैल्पी। ये तो क्या हो गया? कार्बन हैलोजन बंध लंबाई है। क्लियर? कार्बन हैलोजन क्या है? आबंध लंबाई। अब मैं दूसरा ऑर्डर जो बता रहा हूं
वो है CX, कार्बन हैलोजन बंध वियोजन ऊर्जा। यानी कि अपन को क्या करना है, कार्बन हैलोजन बंध वियोजन एंथैल्पी या ऊर्जा, बात एक ही है। यानी कार्बन हैलोजन को यदि अपन तोड़ते हैं तो किस में सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो देखिए अपने पास जैसे CF, CCl, CBr और CI है। तो मैंने आपको बताया था CI कार्बन आयोडीन के बीच में बंध लंबाई सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसकी है, CI की। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो देखो जैसे ये मार्कर है, अपन इसको थोड़े बड़े को आसानी से तोड़ सकते हैं, छोटा वाला आसानी से नहीं टूटेगा क्योंकि इनके बीच में क्या है, परबल बॉन्डिंग है। ओके, जैसे चौक है, बड़ा चौक है, ठीक है, उसको आप तोड़ो आसानी से तोड़ सकते हो। उसका छोटा टुकड़ा है उसको तोड़ो तो आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे आबंध ऊर्जा की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बंध वियोजन एंथैल्पी किसकी होगी, CF की। किसकी होगी, CF की। इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और जहां पे इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर। इसके बाद एक आता है द्विध्रुव आघूर्ण। किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा, तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अपन ने बात की थी कि द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, और म्यू बराबर क्या था, QD। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज के ऊपर, आवेश पे, और एक उनकी डिस्टेंस यानी दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इनकी जो दूरी है वो किस में है, पिकोमीटर में। किस में है, पिकोमीटर में है। और यहां पे दूरी पिकोमीटर में होने के कारण कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, यानी बहुत कम क्या इनकी दूरी में अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली Q के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि चार्ज के ऊपर ही क्या करेगा, डिपेंड करता है। और यहां पे जो चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ध्यान दे, यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसका Q का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, उसका चार्ज भी क्या होगा, अधिक। और यदि चार्ज का मान अधिक है तो इसका मतलब म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की है, और क्लोरीन की है तो इसका मतलब सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होना चाहिए, क्लोरीन वाले यौगिक का होना चाहिए। तो ध्यान दे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऑर्डर आएगा वो ये होना चाहिए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होना चाहिए, CF का। लेकिन ये गलत ऑर्डर है, ये क्या है, गलत है। इसका जो ऑर्डर है इसे अपन अपवाद के रूप में लिखेंगे तो आप क्या बताओगे कि CCl कार्बन और क्लोरीन, और यहां पे CF क्या है, CF, और ये CBr और ये CI, ये ऑर्डर बिल्कुल क्या है, सही है, आना चाहिए था ये। लेकिन अपन इसका प्रैक्टिकली, यदि प्रैक्टिकली इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान देखें तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, CCl का, यानी CF से ज्यादा भी किसका आ रहा है, CCl का आ रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डर भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां पे इसको अपवाद के रूप में बोला जाता है कि CCl का द्विध्रुव आघूर्ण CF से अधिक है। दो फैक्टर कार्य कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो अपन क्या बताएंगे कि मैंने आपको बताया कि म्यू बराबर QD, तो इसके अंदर तो अपन देखें डिस्टेंस है, यानी म्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, D के ऊपर। किसके ऊपर, D के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहां पे CCl और CF में किसका डिस्टेंस अधिक होगा, CCl का। तो इसलिए CCl की जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो किससे ज्यादा आ रहा है, CF से अधिक आ रहा है। और यहां पे इन दोनों के बीच की बात करें तो यहां पे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
क्यू के ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो आपसे कोई कहे, अपन नॉर्मली देखते हैं तो ऑर्डर आना चाहिए ये, लेकिन प्रैक्टिकली यदि चेक करते हैं तो ये ऑर्डर क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इन दोनों के बीच में तो कौन सा फैक्टर कार्य कर रहा है, डिस्टेंस का, और इन दोनों के बीच में कौन सा फैक्टर कार्य कर रहा है, चार्ज का। क्लियर? तो ऐसा ये क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए बताया मैंने आपको, इसके बारे में अपवाद के रूप में आपको ये ऑर्डर लिखा मिलता है कि इसका अपवाद है, और अपवाद के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर? अब यहां पे भी आपका यदि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है CH3Cl मैथिल क्लोराइड का, इसका किसका, मैथिल क्लोराइड का आरेख समझाना पड़ेगा आपको। तो ध्यान दें, जैसा कि मैं आपको बता दूं एक बार, मैथिल क्लोराइड CH3Cl है। अब इस कंडीशन में अपन देखें, ये कार्बन है, इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। मैंने सबको बता रखा है कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो सिग्मा कितने हो गए, 3। एक CCl के बीच में सिग्मा कितने हो गए, 4। इसका मतलब इसका संकरण sp3 है। और इधर क्लोरीन का p कक्षक है, वो इसके साथ क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। और p कक्षक है वो दो प्रकार से अतिव्यापन करते हैं, एक तो होता है अक्षीय अतिव्यापन और एक होता है पार्श्वीय अतिव्यापन। तो यहां पे जो अतिव्यापन होगा वो कौन सा होगा, अक्षीय। अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। अक्षीय अतिव्यापन से कौन से बंध का, सिग्मा बंध का। तो सबसे पहले ये कार्बन और इस कार्बन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पे भी क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और यहां पे क्लोरीन का p कक्षक जुड़ा हुआ है। और कौन से अतिव्यापन कर रहा है, अक्षीय अतिव्यापन। और अक्षीय अतिव्यापन के कारण ये तो हो गया sp3, कार्बन का sp3, और इस किसका हो गया, p का। ठीक है? तो यदि अपन याद देखें तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन 1, 2 और ये 3, और एक p कक्षक यदि अक्षीय अतिव्यापन करता है, अक्षीय अतिव्यापन करता है, तो यहां पे कौन सा बंध बनता है, सिग्मा। तो सिग्मा बंद करेगा और ये क्या बन जाएगा, Cl। ठीक है? तो इस प्रकार से CH3Cl का आरेख अपन ने बता दिया है। ओके, अब देखना यहां पे, इसके लिए अपन इनकी सबकी स्क्रीनशॉट ले ली थी। लास्ट ये है स्क्रीनशॉट CH3Cl के लिए, स्क्रीनशॉट ले इसका। ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान दें, मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया है, तो आप उसको समझे एक बार। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार नोट्स को लिखें, और नोट्स लिखने के बाद आप कमेंट करेंगे नहीं समझ में आता है तो मैं आपको फिर से अगली वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।